Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a not so new topic, that is construction of achievement test. We have already discussed one time before this, but this video has several new dimensions and new outputs too. Okay, so it comes under educational measurement and evaluation paper, and in this video I will cover the meaning, steps, item analysis, reliability, validity, standardization, and contemporary trends in achievement tests. My earlier video has not covered contemporary trends in that. Okay, so I am Dr. Rashmi Singh, as you know. So let's proceed. What is an achievement test? अचीवमेंट टेस्ट की बात हम लोग पढ़ने पढ़ाने में बहुत बार करते हैं और हम इससे बहुत बार रूबरू भी होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना हो कि अचीवमेंट टेस्ट है। An achievement test is a systematic procedure for measuring the extent to which a student has acquired specific knowledge, skills, or competencies as a result of instruction in a defined content area. यानी कि जब आप कोई कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे आपने क्या विशिष्ट ज्ञान सीखा, कौशल सीखा या दक्षता सीखी, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक डिफरेंट कंटेंट एरिया में आपको जो पढ़ाया गया उससे आपने क्या क्या सीखा है, उसी को नापने का, किस सीमा तक आपने सीखा है, मेजरिंग द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड, किस सीमा तक आपने उससे सीखा है, इसी को नापने का सिस्टमैटिक प्रोसीजर अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। मतलब कितना आदमी अचीव किया है ना। ईबेल एंड फ्रिस्बी ने कहा कि एन अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स व्हाट ए पर्सन हैज लर्नड टू डू और द नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने के पढ़ाने के बाद आपने क्या सीखा है, ये जो टेस्ट नापता है उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। एनास्टासी, जिनकी बहुत फेमस बुक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे है, वो कहती हैं कि व्यूज अचीवमेंट टेस्ट एज इवेलुएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ए फेयरली स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये कहते हैं कि ये नापता है एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट के द्वारा कि आपने क्या अनुभव सीखा है। तो पर्पस क्या है अचीवमेंट टेस्ट का? मेजर लर्निंग आउटकम्स अगेंस्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई आपको कोई भी कोर्स पढ़ाया गया, उसके कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे, पढ़ने के बाद आप लर्निंग आउटकम आपका मेजर किया जा रहा है उसी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के तहत कि क्या उद्देश्य थे और क्या मिला। ये डायग्नोज करता है लर्निंग गैप्स एंड डिफिकल्टीज। पता चलेगा कि आपको क्या कम आ रहा है, कहाँ पे लर्निंग में गैप है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। ये आपको ग्रेड देता है, प्रमोट करता है और सर्टिफाई करता है स्टूडेंट्स को कि हाँ इतने स्टूडेंट्स पास हैं, इतने एलिजिबल फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन है, इतने फेल हैं। ये गाइड करता है करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट को। मान लीजिए कोई एक एरिया है, उसका उसके सवाल हमेशा ही बच्चे गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ उसमें दिक्कत है, आप करिकुलम में भी जाके उसको सुधार सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के तरीके सुधार सकते हैं। कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस ग्रुप्स और अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। इसमें ये हो सकता है कि आपके क्लास का परफॉर्मेंस किसी और क्लास के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए, या सारे बच्चों का परफॉर्मेंस किसी एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाए। तो ये अचीवमेंट टेस्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, ये हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है। हम लोग ने इसको गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट के गुड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हमने डायमेंशंस के रूप में पढ़ा है। तो हमें पता है कि एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। वो डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके पास यूजेबिलिटी या प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। तो वैलिडिटी का मतलब मेजर्स एक्यूरेटली व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। ये उस चीज को स्पष्टता से नापे जिसको नापने के लिए उसे बनाया गया है। और वैलिडिटी के टाइप्स हम लोग जानते हैं, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और भी है इसके साथ साथ। कंटेंट, जो कंटेंट नाप रहा है, मतलब वही कंटेंट नापे जो नापने के लिए बनाया गया है। क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया को नापे जिसको नापने के लिए बनाया गया है। और कंस्ट्रक्ट, उसी कंस्ट्रक्ट को नापे जिसको नापने के लिए बनाया गया है। रिलायबिलिटी yields consistent result across time, forms and scorers। एक टाइम के अक्रॉस, मतलब आज लिया, एक महीने बाद लिया, तो फॉर्म्स के अक्रॉस एक दूसरे तरीके से पूछा गया, दूसरे तरीके से पूछा गया, उसके अगेंस्ट, स्कोरर के अगेंस्ट मैं चेक करूं, कोई और चेक करे, उसके अगेंस्ट भी अगर रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आते हैं, इसका मतलब कि वो टेस्ट रिलायबल है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि कोई हमारा पर्सनल बायस उसमें नहीं आएगा। अगर एक सवाल का ये उत्तर ए है और मुझे 1 नंबर देना है, तो मैं ही दूंगी, मैं भी एक ही दूंगी, दुनिया में कोई भी उसे जांचेगा वो एक ही नंबर देगा। तो आपका मतलब जो इंस्ट्रक्टर है, जो एग्जामिनर है, उसका पर्सनल बायस उसमें नहीं आता है। स्कोरिंग इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस और जजमेंट ऑफ द एग्जामिनर, कि हमें लग रहा है कि नहीं ज्यादा अच्छा है, किसी को लग रहा है कि ज्यादा खराब है, ये वाली बात इसमें
नहीं होती है ऑब्जेक्टिविटी में। और कॉम्प्रिहेंसिवनेस मत का मतलब कि एडिक्वेटली कवर्स ऑल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट एरियाज। इसको सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट एरिया को चेक करना चाहिए, कवर करना चाहिए, और इफेक्टिवली डिफरेंशिएट्स बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स। यानी कि एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट वो हो जिसको करने के बाद हमको क्लियर कट पता चले कि ये हाई अचीवर है, ये लो अचीवर है। वो डिफरेंशिएट कर सके, विभेद करने की क्षमता। और यूजेबिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए कि टाइम के अगेंस्ट कॉस्ट के लाखों रुपए का अचीवमेंट टेस्ट नहीं बनाया जाएगा, है ना। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत मुश्किल है उसको एडमिनिस्टर करना, तो कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। यानी कि टेस्ट ऐसा हो जिसकी स्कोरिंग एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, सुविधा हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, टाइम और कॉस्ट उसकी प्रैक्टिकल हो, मतलब फिजिबल हो, उसको किया जा सकता हो। देन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। जब हमें एक अचीवमेंट टेस्ट पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट, हाउ डू यू कैसे बनाएंगे आप एक अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण कैसे करेंगे, हाउ डू यू बिल्ड एन अचीवमेंट टेस्ट। तो उसके लिए आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। सबसे पहले हम प्लान करेंगे टेस्ट को, फिर हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसका डिजाइन पूरी उसकी बना लेंगे, फिर हम टेस्ट आइटम लिखेंगे उसमें, फिर हम उसका एक प्रिलिमिनरी ट्राई आउट करके देखेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या दिक्कतें हैं, क्या सुधारना है। फिर हम आइटम एनालिसिस करेंगे, आइटम एनालिसिस करने के बाद हम उसकी रिलायबिलिटी स्टैब्लिश करेंगे, उसकी वैलिडिटी स्टैब्लिश करेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, तब जाके हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट बनेगा। ओके, अब एक एक को पढ़ते हैं इत्मीनान से। प्लानिंग द टेस्ट का मतलब प्लानिंग लेज द फाउंडेशन फॉर द एंटायर टेस्ट। पूरे टेस्ट की यहाँ नींव पड़ने वाली है। क्लियरली डिफाइनिंग व्हाट इज टू बी मेजर्ड बिफोर ए सिंगल आइटम इज रिटन। पहले एक भी आइटम लिखने से पहले आपको पूरी तरह सुनिश्चित होना होगा कि आप क्या नापने जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करेंगे, अपने उद्देश्य निर्धारित कीजिए। स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। यहाँ के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे। टिपिकली यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही फॉलो करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आपसे कई बार बात हो चुकी है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने जा रही हूँ। पढ़िए, देखिए, पुराने वीडियो में जाइए। देन आइडेंटिफाइंग कंटेंट एरिया। उसके बाद आपको कंटेंट एरिया आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन सी यूनिट्स, कितने टॉपिक्स इसमें कवर होंगे और अलाइन विद दिस सिलेबस एक्चुअली टॉट। और ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो पढ़ाया गया है उसी में से आपको लेना है। देन डिसाइडिंग आइटम टाइप्स। फिर आप चुनिए कि आइटम क्या पूछने जा रहे हैं। आप एमसीक्यू लेने जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स लेने जा रहे हैं, मैचिंग लेने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप्स आइटम लेने जा रहे हैं, कौन सा। यानी कि अब हम डिसाइड करेंगे कि आइटम का टाइप क्या होगा। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि टेस्ट कितना लंबा होगा और कितना समय देंगे आप उसको करने के लिए। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आइटम्स एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन कंटेंट, वेटेज एंड एज ग्रुप। आप एज के हिसाब से और कंटेंट के वेटेज के हिसाब से ये तय किया जाता है। देन प्रिपेयरिंग द डिजाइन, यानी कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। देखिए, हम पीछे चले, पहले क्या था, प्लानिंग द टेस्ट बात हो गई, प्रिपेयरिंग द डिजाइन यही हमको कवर करना है। प्रिपेयरिंग द डिजाइन में हम क्या करेंगे, द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसको कि ब्लूप्रिंट कहते हैं, इज ए टू वे चार्ट लिंकिंग कंटेंट एरियाज विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इंश्योरिंग बैलेंस्ड कवरेज। यानी कि यहाँ पे ये तय किया जाता है कि कौन सा कंटेंट एरिया के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होगा और एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। जैसे हमने ये देखा कि हम कंटेंट एरिया हमने 4 यूनिट ली, हमको मीनिंग और नेचर पढ़ाना है, करिकुलम पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स पढ़ाना है और इवैल्यूएशन पढ़ाना है। ओके, मतलब इनसे सवाल पूछने, मीनिंग और नेचर से पूछने, करिकुलम से पूछने, टीचिंग मेथड से पूछने, इवैल्यूएशन। तो हमने देखा कि नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल, 3 लेवल हमने लिया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो इसमें मीनिंग और नेचर का नॉलेज लेवल के 3 प्रश्न बनेंगे, अंडरस्टैंडिंग के 2, एप्लीकेशन के, करिकुलम में ऐसे, टीचिंग मेथड में ऐसे, इवैल्यूएशन में ऐसे, टोटल 25 हमने इसका ले लिया, 25, है ना। तो वो कह रहा है कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए, कि यहीं पे बिल्कुल क्लियर हो, तो हम जब सवाल बनाएंगे तो हमें पता होगा मीनिंग और नेचर को नॉलेज लेवल में भी सबको तीनों लेवल में पूछना है। नॉल अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 2 एप्लीकेशन लेवल के सवाल तो थोड़े कम होंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन लेवल के सवाल सारे बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन पूछना है, तभी डिस्क्रिमिनेट हो पाएगा हाई अचीवर और लो अचीवर के बीच में। नॉलेज लेवल के सवाल भाई ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चे इसको कर सके। हालांकि एप्लीकेशन का भी टोटल 8 ही आ रहा है और अंडरस्टैंडिंग का 9 आ रहा है। तो ये आपका अपना वे आउट है कि कैसे आप इसका ये ब्लूप्रिंट बनाते हैं। बस हमको कवरेज बैलेंस करना है, मतलब ऐसा ना हो सारे सवाल नॉलेज लेवल के बन जाएं या सारे एप्लीकेशन के बन जाएं, ये ध्यान देना है।
Why it matters? The blueprint prevents over testing of easy recall items and under testing of higher order thinking, ensuring content validity. यही कह रहा है कि यहाँ पे जब ऐसे सामने बना रहता है तो हमको ये पता रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने इजी या रिकॉल आइटम से ज्यादा प्रश्न पूछ लिए बहुत ज्यादा, और जो एप्लीकेशन या हायर ऑर्डर थिंकिंग से बहुत कम पूछे, लेकिन हमारे दोनों के 8-8 हैं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के 9 है। तो ये हमको तय करना पड़ेगा, ये हमारे को चेक करता है, हम पे चेक लगाता है कि हम हर लेवल से लगभग इक्वल कवरेज करेंगे। ओके, अब टेस्ट आइटम लिखना शुरू करेंगे। आइटम टाइप, डिस्क्रिप्शन और बेस्ट सूटेड फॉर। हमने देख लिया कि हमने तय किया कि हम मल्टीपल चॉइस भी पूछेंगे, हम ट्रू फॉल्स भी पूछेंगे, हम मैचिंग टाइप्स भी पूछेंगे, हम शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछेंगे और ऐसे टाइप भी पूछेंगे अपने अचीवमेंट टेस्ट में। तो मल्टीपल चॉइस में डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि वन करेक्ट आंसर होता है और उससे प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि ये आंसर सही है लेकिन उससे मिलते जुलते ही हमको डिस्ट्रैक्टर रखने हैं। अगर जो हमारा आंसर सही है सारे डिस्ट्रैक्टर मतलब सारे ऑप्शन उससे बिल्कुल अलग हैं, तो बच्चा अपने आप तय करेगा कि मिलता जुलता यही है, यही इसका आंसर होगा। इसलिए ऐसे ऑप्शंस नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं जो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हों। और ये किसके लिए बेस्ट सूटेड है? नॉलेज लेवल के लिए भी अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अच्छा है, इवन एप्लीकेशन के लिए भी मल्टीपल चॉइस अच्छा है। अब ट्रू फॉल्स, अ स्टेटमेंट जज्ड करेक्ट और इनकरेक्ट, इसका डिस्क्रिप्शन होगा कि हम लिखेंगे, हम पूछेंगे ये सही है या गलत है। तो ये किसके लिए अच्छा है? ये क्विक रिकॉल ऑफ फैक्ट्स के लिए अच्छा है कि अच्छा इन्होंने ये थे, इन्होंने दी थी, इनका जन्म इस साल में हुआ था, इस थेरी के प्रणेता ये हैं, इस तरीके का, ये किससे रिलेटेड है, बस आपको थोड़ा सा भी पता हो तो जल्दी से रिकॉल करके आप बता देंगे हाँ या ना। और कंसेप्ट्स के लिए अच्छा है। मैचिंग में क्या होता है कि टू पैरेलल लिस्ट्स करेक्टली पेयर्ड, हम एक लिस्ट बनाते हैं कि ठीक है ये देश है और ये इनकी राजधानी है। कब इसमें दिक्कत होती है? जब आप जो ऑप्शंस हो वो ज्यादा दे दीजिए। तो कई बार हम लोग कैसे सवाल हल करते हैं कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो लास्ट वाले का हमको नहीं भी पता होता है तो भी हम सही तय तय कर लेते हैं कि यही बचा, यही होगा। लेकिन यही अगर ऑप्शन हम बढ़ा दें तो लास्ट वाले में भी दिक्कत हो सकती है, जिसको सही पता होगा तभी लगा पाएगा। हालांकि चांस फैक्टर तो हमेशा ही चलता है इसमें। ये किसके लिए सही है? एसोसिएशन और डेफिनेशन के लिए। शॉर्ट आंसर में ब्रीफ रिटन रिस्पॉन्स टू ए डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर आपको रिटन रिस्पॉन्स देना होगा। ये किसके लिए सही है? रिकॉल के लिए भी अच्छा है और साधारण व्याख्या के लिए भी ये शॉर्ट आंसर टाइप बढ़िया होते हैं। ऐसे टाइप में एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स रिक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जब हम ऐसे टाइप आंसर लेते हैं तो वो ये भी चेक करता है, ये तो चेक करता है कि आपको क्या आता है उसके बारे में, ये भी चेक करता है आपने आपने अपने आंसर को, अपने आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि आपके ऐसे टाइप आंसर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन पावर भी चेक की जाती है। ये किसके लिए सबसे अच्छा होता है? एनालिसिस के लिए, सिंथेसिस के लिए, इवैल्यूएशन यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग का सवाल होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ओके, देन प्रिलिमिनरी ट्राई आउट, यानी कि अब हमने इतनी तैयारी कर ली, अब हम एक पहले लेवल का ट्राई आउट करके देखेंगे। बिफोर फाइनलाइजेशन, फाइनल करने से पहले द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिमिलर टू द टारगेट ग्रुप जनरेटिंग डेटा फॉर आइटम एनालिसिस, यानी कि हमको जब फाइनल करने से पहले, जैसे मान लीजिए हम क्लास 10 के बच्चों के लिए अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, तो लगभग 13 से 15, 14 से 16 ऐसे करके बच्चों का एक ग्रुप हम लोग ले लेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव हो उस ग्रुप का, जिसके लिए एक्चुअल टेस्ट बनाना है, उससे मिलता जुलता हो, उस पर हम ट्राई आउट कर लेंगे, हमको डेटा मिल जाएगा, उस डेटा से हम आइटम एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या हुआ? ट्राई आउट सैंपल हमने 100 प्लस एग्जामिनीज का लिया। पर्पस क्या है इसका? जनरेट्स रॉ स्कोर डेटा यूज्ड टू कंप्यूट आइटम डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्ट्रैक्टर इफेक्टिवनेस एंड ओवरऑल टेस्ट रिलायबिलिटी। यही जो आंकड़ा निकला है ट्राई आउट से, इसी से हम डिफिकल्टी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिस्ट्रैक्टर इफेक्टिवनेस और ओवरऑल टेस्ट रिलायबिलिटी निकालेंगे। अब क्या करें? पहले तो हम एक सैंपल चुने जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, सिमिलर एज का हो, सिमिलर ग्रेड में हो और इवन एबिलिटी रेंज भी सेम हो। फिर हम क्या करें? एडमिनिस्टर अंडर कंडीशंस सिमिलर टू द फाइनल टेस्टिंग सिचुएशन। हम क्या करें? ऐसी दशाओं का निर्माण करें, ऐसी दशाओं में एडमिनिस्टर करें उस टेस्ट को जो कि फाइनल टेस्टिंग सिचुएशन के जैसी हो। फिर हम क्या करें? रिकॉर्ड रॉ रिस्पॉन्सेज फॉर एवरी आइटम टू इनेबल आइटम एनालिसिस। हर आइटम से हम रॉ डेटा निकालें, रेस्पॉन्स निकालें और उसी से हम आइटम एनालिसिस करेंगे। A sample of 100 plus examinees is generally recommended for stable statistics. अगर आप एक अच्छा टेस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लगभग 100 प्लस एग्जामिनी तो लीजिए ही ट्राई आउट के लिए अपने।
अब आपको करना है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस स्टैटिस्टिकली इवेलुएट्स ईच आइटम्स क्वालिटी यूजिंग ट्राई आउट डेटा, यानी कि ट्राई आउट से जो डेटा मिलता है उसी से हम हर आइटम के लिए उसका डिफिकल्टी इंडेक्स और उसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालते हैं, और हमको इसी से पता चलता है कि ये आइटम हमारे फाइनल टेस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे? P इज इक्वल टू होता है R बाई N। R क्या होता है? करेक्ट आंसर, और N बाई टोटल एग्जामिनीज, है ना, नंबर ऑफ टोटल एग्जामिनीज। तो करेक्ट आंसर को टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी से भाग दीजिए तो आपका P आ जाएगा। P अगर 0.20 से 0.80 के बीच है, इसका मतलब कि ये डिफिकल्टी रेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर P 0.20 से भी कम है, इसका मतलब आपका डिफिकल्टी इंडेक्स बहुत कठिन है, बहुत कम बच्चे उसको कर पा रहे हैं, 19 बच्चे कर पा रहे हैं, 19% बच्चे कर पा रहे हैं, तो इसको आप बदल लें, थोड़ा सा इसको आसान बनाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपका। और अगर पी का मान 0.80 से ज्यादा, यानी कि 80% से ज्यादा बच्चे उसको सही कर ले रहे हैं, तो उसका मतलब कि वो बहुत सरल सवाल है, तब भी आप उसको रिवाइज कीजिए। ओके, देन डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालते हैं। du इज इक्वल टू ru माइनस rl अपॉन n बाई 2। RU क्या है? करेक्ट रेस्पॉन्स इन अपर 27%। RL क्या है? करेक्ट रेस्पॉन्स इन लोअर 27%। अब 27% ही क्यों चुनते हैं, ये भी, इसका भी एक लॉजिक है कि क्यों हम 25% नहीं चुन रहे थे, 27% क्यों चुनते हैं। फिर इसमें भी अगर D का मान 0.40 के बराबर है या D का मान 0.40 से ज्यादा है, तो एक्सीलेंट आइटम है आपका, वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन पार है, आप उसको रख लीजिए। D का मान अगर 0.20 से 0.39 के बीच में है, तो वो भी गुड है, लेकिन माइनर रिवीजन कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन D का मान अगर 0.20 से भी कम है, तो इसका मतलब वो बहुत पुअर टेस्ट है, आप उसको रिवाइज कीजिए या डिस्कार्ड कर लीजिए। तो ऐसे उस डेटा से आपको डिफिकल्टी इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालेंगे। डिफिकल्टी इंडेक्स भी मॉडरेट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी मॉडरेट होना चाहिए। देन हम रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे? रिलायबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर्स अक्रॉस टाइम फॉर्म और स्कोरर्स। हम लोग ने बात कर ली है। तो चार तरीके से निकल सकती है, या तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड करिए, या स्प्लिट हाफ लगाइए, या पैरेलल और इक्विवेलेंट फॉर्म्स करिए, या इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए क्रॉनबेक अल्फा लगाइए। तो टेस्ट रीटेस्ट का मतलब होता है कि सेम टेस्ट इज गिवन ट्वाइस टू द सेम ग्रुप, यानी कि हमने अपनी क्लास पे वो टेस्ट अप्लाई किया, 15 दिन बाद फिर अपनी क्लास पे उसी क्लास पे वही टेस्ट अप्लाई किया, तो दोनों स्कोर के बीच का आप कोरिलेशन निकाल लीजिए, आपको रिलायबिलिटी मिल जाएगी। स्प्लिट हाफ का मतलब होता है कि 50 या 100 या 60, मान लीजिए 60 आइटम का एक टेस्ट है, तो हमने सारे इवन नंबर का एक सेट बना लिया, सारे ऑड नंबर का एक सेट बना लिया, और हमने उसको आप पे अप्लाई कर दिया। The test is split into two equivalent halves, odd versus even items. Correlation is corrected using Spearman-Brown. Spearman-Brown प्रोफेसिव फॉर्मूला से इसको निकालेंगे, तो इसमें क्या फायदा होता है कि एक ही बार एडमिनिस्टर करने से दो रिजल्ट मिल जाते हैं। पैरेलल और इक्विवेलेंट फॉर्म्स में एक ही टेस्ट के हम दो पैरेलल फॉर्म बनाते हैं। टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स आर एडमिनिस्टर्ड टू द सेम ग्रुप, यानी एक ही ग्रुप पे टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स, मतलब फॉर्म ए फॉर्म बी हमने कर दिया, तो भी आपको एक बार में डेटा मिल जाता है, कोरिलेशन से पता चल जाता है कि स्कोर्स में रिलायबिलिटी है कि नहीं। और इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए एस्टिमेट्स रिलायबिलिटी फ्रॉम ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बाय एग्जामिनिंग इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। यहाँ पे इंटर आइटम यानी आइटम्स के बीच में कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। तो ये चार तरीके हैं रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के। अब वैलिडिटी निकालनी है। वैलिडिटी इज द डिग्री टू व्हिच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है किसी भी टेस्ट की, कि उसके पास कंटेंट वैलिडिटी हो, मतलब assess through expert judgment of whether items adequately represent the content domain and table of specification। आपको ये देखना होगा कि क्या वो आइटम सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि नहीं कंटेंट के डोमेन का। फिर क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी में कोरिलेटिंग टेस्ट स्कोर्स विद एन एक्सटर्नल एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव। कॉन्करेंट मतलब अभी का जो चल रहा है, प्रेडिक्टिव माने आप भविष्य की भी भविष्यवाणी, आगे की भी कह सकते हैं कि आज इस बच्चे ने इस पे ऐसा परफॉर्म किया है तो आगे वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम टेस्ट स्कोर को कोरिलेट करते हैं कि एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया पहले से होता है, एक्सटर्नली एस्टैब्लिश्ड उसके सापेक्ष। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में द एक्सटेंट टू व्हिच अ टेस्ट मेजर्स अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, उस किस सीमा तक वो टेस्ट एक उस थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को नापता है। एस्टैब्लिश थ्रू फैक्टर एनालिसिस एंड कोरिलेशनल स्टडीज, इसको फैक्टर एनालिसिस और कोरिलेशनल स्टडीज के द्वारा निकाला जाता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन में देखिए कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा। स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स यूनिफॉर्म कंडीशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, सो स्कोर्स आर कंपेरेबल अक्रॉस यूजर्स, टाइम्स एंड प्लेसेस। हमको स्टैंडर्डाइजेशन ये सुनिश्चित करता है
कि उस टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की, स्कोरिंग की और इंटरप्रिटेशन की दशाएं यूनिफॉर्म हैं। जैसे इससे क्या होगा कि आप अक्रॉस यूजर्स, कोई भी उसको यूज करे, कभी भी यूज करे, कहीं भी यूज करे, तो उसका सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाए, स्कोरिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इंटरप्रिटेशन का। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर करता है। यानी कि हम क्या करें, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन देंगे, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन। जब भी कहीं भी कोई भी वो टेस्ट कराएगा वही इंस्ट्रक्शन देगा। टाइम लिमिट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में सभी टेस्ट टेकर्स को। उसके बाद स्कोरिंग की या रूब्रिक, डिटेल्ड अनएम्बिगुअस की, इंश्योरिंग आइडेंटिकल स्कोरिंग रिगार्डलेस ऑफ हु स्कोर्स इट। यानी कि पूरी एक डिटेल में अनएम्बिगुअस, यानी कि कहीं कोई शक शुबहा, कोई मन में भ्रम ना आए, ऐसी की होनी चाहिए जो इंश्योर कर सके कि हर आइटम की स्कोरिंग सही हुई है और सबने एक ही तरीके से किए जितने भी स्कोरर हैं। नॉर्म्स उसके सेट होने चाहिए, स्टैटिस्टिकल रेफरेंस डेटा होना चाहिए, परसेंटाइल स्टैंडर्ड स्कोर्स फॉर इंटरप्रेटिंग इंडिविजुअल स्कोर्स, और टेस्ट का मैनुअल होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल डॉक्यूमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल होना चाहिए जिसमें कि ये लिखा गया हो, बताया गया हो कि एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, स्कोरिंग कैसे की जाएगी, नॉर्म्स क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है और कैसे निकाली गई है। अब मॉडर्न ट्रेंड्स इन अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, जैसे एआई असिस्टेड आइटम जनरेशन। अब क्या हो रहा है कि जनरेटिव एआई टूल्स असिस्ट इन ड्राफ्टिंग एमसीक्यू आइटम्स एंड डिस्ट्रैक्टर्स थ्रू रिसर्च स्ट्रेसेस research stresses the continued need for expert pedagogical quality assurance review। कह रहा है कि अब जो है एआई बना दे रहा है, कितने आपको टेस्ट चाहिए, नंबर बताइए, कंटेंट बताइए, एमसीक्यू चाहिए, डिस्ट्रैक्टर बताइए, सब बताइए, बना देगा। लेकिन आपको तब भी, आपको जो अनुसंधान है वो ये बल देता है कि पेडागोजिकल क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू पर बल दिया जाए, है ना। देन कॉम्प्रिहेंसिव एडेप्टिव टेस्टिंग, इसका इसका जिक्र हम लोगों ने कभी कभी कहीं पहले किया है कि आइटम्स आर सेलेक्टेड इन रियल टाइम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आज आपने जैसा जो आइटम सेलेक्ट किया उसका आंसर दिया, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन उसी के सापेक्ष मिलेगा, यील्डिंग प्रिसाइज एबिलिटी एस्टिमेट्स विद फ्यूअर इंडिविजुअलाइज्ड आइटम्स। फिर कॉग्निटिव डायग्नोस्टिक मॉडल्स, यानी कि कंबाइन कर लीजिए एडेप्टिव टेस्टिंग को डायग्नोस्टिक फीडबैक से, जिससे क्या होगा, आपको स्पेसिफिक स्किल गैप पता चल जाएंगे, सिर्फ एक स्कोर नहीं पता चलेगा। मतलब डायग्नोस्टिक मॉडल यानी कि हमको पता है कि कहाँ कमी है, और हमने उसको एडेप्टिव टेस्टिंग भी उसमें लगा दी है, तो हमको एकदम एक्यूरेट वो एरिया निकल के आ जाएगा जहाँ पे लर्निंग गैप है, स्किल गैप है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का मतलब अ शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग टूवर्ड असेसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। यानी कि रोड मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग से हम किस तरफ चले गए हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रियल लाइफ एप्लीकेशन पे। तो ये कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स हैं अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब अचीवमेंट टेस्टिंग को इंडियन कंटेक्स्ट में देख लीजिए, हम लोगों ने परख की पहले भी बात की है। परख सेटअप अंडर एनसीईआरटी पर एनईपी 2020 पैरा नंबर, दिस इज इंडियाज नेशनल असेसमेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। इंडिया की राष्ट्रीय असेसमेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, कंडक्ट्स लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वेज असेसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट मेमोरी। ये बहुत लंबे स्केल पे अचीवमेंट सर्वे कराता है परख, और ये जांचता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, ना कि रोट मेमोरी को। Develops holistic progress cards across foundational, preparatory, middle and secondary stages। ये क्या विकसित करता है, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की तरफ काम कर रहा है, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनका फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेजेस पे उनके लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड डेवलप किया जा सके। बेंचमार्क सेट करता है, बेंचमार्क्स national assessment design against frameworks such as PISA for application focused tasks, है ना। यानी कि बेंचमार्क सेट किया जाए, जैसे नेशनल असेसमेंट डिजाइन का है, किसके फ्रेमवर्क के अगेंस्ट, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है जैसे पीसा, तो हमको एप्लीकेशन फोकस टास्क बनाने में मदद मिलेगी। अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की अगर बात करें तो उसने 22.9 मिलियन स्टूडेंट्स का सर्वेक्षण किया, एसेस्ड अक्रॉस 75,565 प्लस स्कूल्स इन ग्रेड्स 3, 6 एंड 9। इतने बच्चों पे ये टेस्ट किया जा चुका है। देन implication for test construction, achievement test blueprints must now weight higher order objectives more heavily, moving beyond memory based item writing। यानी कि बात हो रही है, ये विषय की मांग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हायर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न पूछें, लोअर ऑब्जेक्टिव के ना पूछें, मेमोरी बेस्ड आइटम राइटिंग को डिस्कार्ड करें। अब खत्म। यस, कंक्लूजन क्या है कि साउंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज अ सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम एक्ट ऑफ राइटिंग क्वेश्चंस। एक बार लिखने की बात नहीं है, समय लगता है इसमें। ईच स्टेप safeguards specify quality, relevance, balance, fairness, precision and comparability। वो कह रहा है कि हर स्टेप के पास
स्पेसिफिक क्वालिटी है ना. आइटम एनालिसिस एंड साइकोमेट्रिक चेक्स सेपरेट अ प्रोफेशनल अचीवमेंट टेस्ट फ्रॉम एन इनफॉर्मल क्विज. यानी कि आइटम एनालिसिस और साइकोमेट्रिक चेक जो होते हैं वो एक प्रोफेशनल अचीवमेंट टेस्ट को एक इनफॉर्मल क्विज से अलग करते हैं, क्योंकि हमने आइटम एनालिसिस की है, हमने साइकोमेट्रिक चेक्स लगाए हैं. और एआई असिस्टेड राइटिंग, अडेप्टिव टेस्टिंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क्स आर रीशेपिंग प्रैक्टिस बट कोर मेजरमेंट प्रिंसिपल्स रिमेन अनचेंज्ड. इससे बढ़िया तो हो गया है एआई असिस्टेड राइटिंग से, अडेप्टिव टेस्टिंग से, लेकिन अभी भी जो मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो अनचेंज ही हैं. यानी कि आप एआई की मदद ले लीजिए, बाकी इसका जो प्रिंसिपल है वो अनचेंज रहेगा. ये आपके कुछ रेफरेंसेस हैं, एनएसतासी का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, एनईपी, एनसीईआरटी का, परख, है ना, ये सब. तो ये एक नए थोड़े कलेवर में थोड़े नए इनपुट्स के साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. हालांकि पहले भी मैं एक बार कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट पे आपसे बात कर चुकी हूँ. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.